गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। इससे पहले एसिड और बेस से रिलेटेड हम लोगों ने 4 वीडियो बना चुका हूं मैं और आप लोग उसको देख चुके हो। हमें उम्मीद है कि एसिड और बेस हैं क्या, इनके जनरल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। अब एसिड और बेस का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो इसको आप लोग 2 बार भी ज़रूर देखना, कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना एसिड और बेस से रिलेटेड ये है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि एसिड और बेस के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट कर ली। अब हमें ये पता करना है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सोल्यूशन पीएच स्केल की तरफ मूव करना है। मतलब कोई भी सोल्यूशन अगर एसिड का है या एसिडिक है, या सोल्यूशन बेस का है या बेसिक है, तो एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, बेस इसी की तरह से कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है, इन सब का इन्फॉर्मेशन अपने को पीएच स्केल से मिलता है। लेकिन पीएच स्केल पढ़ने से पहले अपने एनसीईआरटी में ये टॉपिक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इस टॉपिक को समझे हम पीएच स्केल डिस्कस नहीं कर सकते या आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझना, जिसका नाम ही है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बहुत सिंपल पार्ट है ये, थोड़ा सा आप लोगों को सोचना है, बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम लोग KW से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए देखें यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इन ब्रैकेट KW। मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले ये देखिए H2O, आपको पता है कि H+ और OH- में ब्रेक होता है। ये मैंने रिवर्सिबल साइन लगा रखा है रिएक्शन के बीच में। रिवर्सिबल इन द सेंस कि H2O ब्रेक होकर के H+ और OH- देगा। H+ और OH- ये दोनों आपस में मिलकर के H2O बनाएंगे। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इसलिए रिवर्सिबल साइन दी गई है। इसी के सेंस में एक रिएक्शन, यही सेम रिएक्शन ये भी है, कुछ अलग नहीं है। H2O + H2O, एक H2O H+ लूज़ करेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो H+ लूज़ करेगा वो OH में चेंज हो जाएगा, और जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो H3O+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक वर्ड आता है इक्विलिब्रियम, वो सिंपल चीज़ है। इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब क्या होता है कि जब कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड जितना मूव कर रहा है उतना ही अगर बैकवर्ड मूव करे, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल, ऐसे रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। मतलब यूँ मान सकते हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है, ये दोनों सेम आ जाएं। तो ये जो हमारे सामने रिवर्सिबल डायरेक्शन का रिएक्शन दिया गया है और ये दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हैं सब। अब यहाँ पर देखा जाए, जब हम इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, इसको आयनाइजेशन कांस्टेंट का नाम देते हैं K, तो प्रोडक्ट हमारे सामने जो है अपान रिएक्टेंट लेते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन में देखा जाए, प्रोडक्ट हमारे सामने H+ और OH- है और रिएक्टेंट हमारे सामने H2O है। ये जो हम लोगों ने ब्रैकेट लगा रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये मोलर कंसंट्रेशन को शो करता है, मतलब मोल पर लीटर कंसंट्रेशन को शो करता है। और आप लोगों को पता है मोल के बारे में 9th क्लास में बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने को मिल चुकी है। तो उसी से रिलेटेड ये पार्ट अपना है, बहुत ज़्यादा इसमें और दिमाग बिगाड़ना नहीं है। नंबर ऑफ मोल पर लीटर, इसी को हम मोलर कंसंट्रेशन या मोल पर लीटर का नाम देते हैं। तो इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखे हैं। और अगर हम सेकंड वाले के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो सेकंड वाले में प्रोडक्ट है H3O+ और OH- और हमारे सामने रिएक्टेंट है H2O और H2O, इसलिए मैंने H2O का स्क्वायर ले रखा है। अब इसके आगे देखा जाए, हमने इस इक्वेशन को आगे बढ़ाया है। H2O को हम देखा जाए K के पास ले आएंगे, K × H2O। H2O स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर भी हमने लगा रखा है, ये मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, इक्वल टू H+ आयन × OH- आयन। अब यही जो हमारे सामने H2O है, आपको मैं बता दूं, इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है H2O कि काफ़ी कम वाटर के अंदर ब्रेक होता है। यानी
550 लाख H2O मालिक्यूल में से केवल सिंगल H2O मालिक्यूल ब्रेक होता है। इसीलिए हम इस H2O के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं, और एक कांस्टेंट पहले से है और एक कांस्टेंट हमारे सामने देखो और आ गया, तो दोनों कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम KW से यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से डिनोट करते हैं। और ये किसके इक्वल आया? H प्लस इंटू OH माइनस आयन के इक्वल आया। अगर हम ये इक्वेशन लेकर के चलते तो यहाँ पर KW जो आता वो H3O प्लस और OH माइनस के इक्वल आता। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है, ये इक्वेशन और इक्वेशन दोनों सेम है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। और KW की वैल्यू जो है 1 × 10⁻14 इसका रिज़ल्ट आता है 298 केल्विन पर। 298 केल्विन ये रूम टेम्परेचर हम लोग लेके चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। जितने कैलकुलेशन हैं ये सब रूम टेम्परेचर पर लिए जाते हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि वाटर के लिए फॉर H2O देखा जाए, H2O जब ब्रेक होगा जितने H प्लस आयन देगा उतना ही OH माइनस आयन देगा। तो वही देखा जाए H प्लस आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन मैंने ले लिया है। एसिड या बेस के लिए ये वैल्यू सेम नहीं आएगी, इसमें वेरिएशन आएगा। लेकिन वाटर के रिस्पेक्ट में जितना H3H प्लस बनेगा उतना ही OH माइनस बनेगा, इसलिए मैंने H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ ले लिया है। या अगर मैं सेकंड वाले को लेकर के चलूँगा तो H3O प्लस जितना बनेगा उतना ही OH माइनस बनेगा, तो वो भी हम यहाँ पर इक्वल साइन ले सकते हैं। हमारे कहने का सिंपल मतलब ये है। अब आगे इसके देखा जाए, ये जो KW इज इक्वल टू जहाँ पर हमारे सामने H प्लस इंटू OH माइनस आयन था, तो हमने OH वाटर के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो H प्लस और OH माइनस दोनों सेम थे, इसलिए मैंने OH माइनस के प्लेस पर H प्लस अप्लाई कर दिया। तो आगे हमने वैल्यू क्या ले ली? सेम वही 1 × 10⁻14। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर H प्लस, तो मैंने H प्लस का स्क्वायर ले लिया इक्वल टू 1 × 10⁻14। तो H प्लस का कंसंट्रेशन अगर लेके चलेंगे मोलर कंसंट्रेशन, तो आपको पता है कि ये वैल्यू अंडर रूट में पहुँच जाएगी। तो आप इसका अंडर रूट ले लोगे तो 1 × 10⁻7 मोल पर लीटर, ये हमारा देखा जाए H प्लस का रिज़ल्ट रहेगा। या अगर हम OH माइनस का भी लेकर के चलना चाहें तो सेम वैल्यू आएगी, लेकिन ये पूरा रिज़ल्ट हमारा वाटर के रिस्पेक्ट में है, ये हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हमारा कोई सलूशन सपोज़ करो एसिडिक सलूशन है, कोई सलूशन एसिडिक सलूशन तब होगा जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन सलूशन में OH माइनस आयन से ज़्यादा आएगा, तो हमारा वो सलूशन एसिडिक सलूशन हो जाएगा या एसिड सलूशन बनेगा। बेसिक सलूशन में क्या होगा कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन OH माइनस से कम आएगा, ग्रेटर आएगा। और न्यूट्रल सलूशन में H प्लस आयन इक्वल टू OH माइनस आयन, ये दोनों सेम आएंगे। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि H प्लस और OH माइनस के वैल्यूज़ को जान करके हम एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। अपने NCERT में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं, उसका भी मैं डिस्कशन करूंगा थोड़ा सा, लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए, चूँकि सलूशन में H प्लस और OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन आगे हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था कि 1 × 10⁻14 इसका रिज़ल्ट था। अब उसी केस को देखो, यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट में बना रखा है, ये बड़े काम का पॉइंट है। देखो इस पॉइंट पर मैंने H प्लस आयन कंसंट्रेशन को लिया है और इसी के नीचे दूसरे वाले पर OH माइनस आयन को ले रखा है। किसी भी सलूशन में H प्लस और OH माइनस का जो प्रोडक्ट आएगा 10⁻14 ही आएगा, ये फिक्स है, कांस्टेंट। यही KW का रिज़ल्ट है जो मैं इससे पहले बता चुका हूँ। तो अगर सलूशन का H प्लस आयन 10⁻0 रहेगा तो उसी समय OH माइनस का 10⁻14 वैल्यू आएगी। अब आगे देखो, इधर से इधर चल रहे हैं तो H प्लस आयन की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो OH की इंक्रीज़ हो रही है। थोड़ा सा और आगे अगर मूव किया मैंने इस लाइन पर, देखा जाए 10⁻1 अगर H प्लस की वैल्यू है तो सेम टाइम OH माइनस 10⁻13 है, क्योंकि इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो -14 रिज़ल्ट अपने को मिलना है। और आगे देखो -2, -3, -4, -5, -6, -7, अगर हमारा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 है तो सेम टाइम OH माइनस की वैल्यू 10⁻7 है, और ये दोनों वैल्यू देखो सेम आ जाएंगी और हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। जब तक H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमारा सोल्यूशन एसिडिक रहेगा। अब इसके आगे देखा जाए 10⁻8, -9, -10, और उसी समय देखा जाए OH माइन, अगर मान लो कि हम यहाँ पर 10⁻, अगर इस 10⁻
9 अगर यहाँ हम सपोज करो ले लें, तो एट द सेम टाइम अपना OH माइनस की जो वैल्यू आएगी ये 10⁻⁵ आ जाएगी। आगे देखा जाए -10 -11, अगर मान लो यहाँ पर मैं 10⁻⁻12 अगर कंसिडर कर लूँ, तो एट द सेम टाइम यहाँ पर देखा जाए 10 पावर, यहाँ पर हमारे सामने -2 रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ 10⁻⁻13 ले लें तो यहाँ पर 10⁻⁻1 आ जाएगा। लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में 10⁻12 10⁻14 H+ आयन की वैल्यू है, तो उसी सेम टाइम पर 10⁻0 OH माइनस का कंसंट्रेशन है। मतलब बीच में देखो ये लाइन मैंने जो बना रखी है, यानी लेफ़्ट टू राइट H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। किसी भी सोल्यूशन में H+ और OH माइनस दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ध्यान रखना है 10⁻14 आना ही आना है। अगर H+ की वैल्यू दे दिया जाए हमें और OH माइनस की निकालनी हो, तो इस फार्मूले से जो हम लोग यहाँ पर बार बार यूज़ कर रहे हैं, H+ आयन इंटू OH माइनस आयन इक्वल टू 1 × 10⁻14, जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। इस इक्वेशन को मैं बार बार हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू रिज़ल्ट यहाँ पर बनना ही बनना है। इतनी चीज़ अगर हमारे समझ में आ जाएगी तो हमें pH स्केल समझना अपने लिए आसान होगा। मेरे कहने का मतलब है ये पूरा रिज़ल्ट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। अब देखा जिसके नीचे थोड़ा चलना चाहूँगा, मैं pH की तरफ आगे बढ़ूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। pH स्केल देखा जाए 1909 में सोरेंसन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले दिया है pH स्केल। अब यह है क्या? pH में बी डिफाइंड एज अ नंबर बाय विच नेगेटिव पावर ऑफ 10 हैज़ टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ द सोल्यूशन। यानी हाइड्रोजन आयन जो सोल्यूशन का स्पेशली है, ये 10 के ऊपर देखा जाए -pH, यानी यहाँ पर देखा 10 के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर अगर जो माइनस में वैल्यू आ जाएगी वही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर, या 10 के ऊपर जो माइनस में यहाँ पर वैल्यू है वही आगे चल करके हमारा pH का रिजल्ट आएगा। तो pH में बी डिफाइंड एज अ नंबर बाय विच नेगेटिव पावर ऑफ 10 हैज़ टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ द सोल्यूशन। इससे भी बड़ी आसान डेफिनेशन देखो दूसरी वाली है, इसको थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे ये भी बिल्कुल ईजी ही है, लेकिन सेकंड देखो डेफिनेशन हम लोगों ने कितनी अच्छी ले रखी है। pH में आल्सो भी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम, लेकिन चूंकि लॉगरिथम वाला पार्ट अपने सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम लोग इस पॉइंट को ले सकते हैं और इसको भी अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो हम कहीं से कहीं तक गलत नहीं हैं, पूरी तरह से हम लोग राइट हैं। pH आल्सो में डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम, जिसका हम बेस 10 लेके चलते हैं ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। देखो pH इज इक्वल टू -log 10 पावर यहाँ पर H+ आयन कंसंट्रेशन, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, मतलब मोलर कंसंट्रेशन लिया गया, मोल पर लीटर वैल्यू ली गई है, इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा मोल्स पर लीटर। बेस यहाँ पर 10 लिया गया क्योंकि पूरा कैलकुलेशन जो कॉमन लॉग का है वो बेस 10 को बेसिस पर हम लोग करते हैं। तो pH इज इक्वल टू देखा जाए, अगर हम H+ की जगह पर H3O लेना चाहें तो H3O+ कंसंट्रेशन, दोनों चीज़ें सेम है। किसी भी सोल्यूशन का जो pH है ये देखा जाए, अगर 7 से बिलो है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, अगर सोल्यूशन बेसिक है तो pH 7 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 7, और अगर हमारा सोल्यूशन देखा जाए न्यूट्रल है तो उस समय pH हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट 7 आएगा। तो ये तो एक सिंपल सा डिस्कशन हमारे सामने दिया गया है, इस पर कोई न्यूमेरिकल इस पर कुछ है नहीं। आगे अगर वीडियो में थोड़ा टाइम मेरे लिए बचता है तो मैं एक आध न्यूमेरिकल भी छोटा मोटा डिस्कस करूँगा आपके सामने, लेकिन अभी तो ये pH को आप अच्छी तरह समझिएगा कि pH आल्सो भी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम। ध्यान देना -log, यहाँ पर जो हम लोगों ने -log लिया है इसी को नेगेटिव लॉगरिथम का नाम देते हैं। बेस 10 है यहाँ पर किसका? ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। देखो H+ आयन कंसंट्रेशन, या इसी को हम हाइड्रोनियम आयन भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन आयन लिखें या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लिखें, दोनों का मतलब सेम है और बिल्कुल इक्वल है। इसी से रिलेटेड देखा जाए हमारे सामने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात मैं करूँगा, थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ मैं। जैसे से पहले हम लोगों ने लैब में लिटमस पेपर यूज़ किया है एसिड के टेस्ट के लिए और बेस के टेस्ट के लिए। आपने देखा था कि जो एसिडिक सोल्यूशन थे या एसिड थे
उन्होंने ब्लू लिटमस को रेड किया और जो बेसिक सोल्यूशन थे उन्होंने रेड लिटमस को ब्लू किया। लेकिन इससे अपने को ये नहीं पता चल पाता कि एसिड हमारा कितना स्ट्रांग है या हमारा बेस कितना स्ट्रांग है या उसका पीएच किस लेवल पर आएगा, टेंटेटिव पीएच कितना होगा। इस सब इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने एक अलग से यूनिवर्सल इंडिकेटर बना रखा है। ये भी पेपर और सोल्यूशन दोनों फॉर्मेट में आता है। अपने लैब में यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर भी अवेलेबल है, सोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो इसके हेल्प से हम बड़े आसानी से एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन की बात कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को समझाने के हिसाब से। ये जो आपके सामने स्ट्रिप हम लोगों ने यहाँ पर शो कर रखी है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के बेसिस पर हमने दिखाई है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर और सोल्यूशन दोनों लैब में अपने पास अवेलेबल हैं। ज़्यादातर एकदम से आप मान सकते हो कि लाइट ऑरेंज कलर का, एकदम से काफ़ी लाइट ऑरेंज कलर का एक पेपर स्ट्रिप होता है, ज़्यादा इसमें और कुछ दिक्कत नहीं है। और उसको अगर हम जिस सोल्यूशन में डालेंगे तो वो देखा जाए अलग अलग कलर ऑप्ट करेगा। ये पूरा तुम्हारे सामने जो कलर दिख रहा है, आप इसको रेनबो कलर से मैच कर सकते हो। VIBGYOR, एक तरह से लास्ट यहाँ देखो रेड है और यहाँ पर देखो वायलेट है। तो ये पूरा इंडिगो कलर हमारे सामने है, रेनबो कलर स्पेशली यहाँ पर देखो हमारे सामने है। अब इसमें देखा जाए, मान लो कि जो लाइट यानी लाइट ऑरेंज कलर का जो हमारे पास स्ट्रिप है, एक जैसी पूरी स्ट्रिप होती है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि ये पूरी ऐसे बनी होती है। ये तो पूरा इस तरह से बनाया गया है कि पीएच किस कलर से कौन सा पीएच आएगा ये दिखाने के लिए रहती है पूरी स्ट्रिप एक जैसी लाइट ऑरेंज कलर की। अगर आप उसको एसिड के सोल्यूशन में डालोगे, अगर उसने ये इस टाइप का कलर ऑप्ट कर लिया, जिसका मतलब उसका पीएच 0 के रेंज में है। अगर हल्का सा लाइट कलर ऑप्ट किया तो 1 के रेंज में है। ऐसे ऐसे देखो धीरे धीरे कलर में चेंजेस आ रहे हैं। अगर मान लो कि येलो कलर के रेंज में जा रहा है तो पीएच 5 या 6 के रेंज में जा रहा है। आगे देखा जाए, अगर ये कलर उसने ऑप्ट कर लिया है तो इसका पीएच 7 है, मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन है। इधर तो देखा जाए एसिडिक है। जितना कम पीएच होगा हमारा वो सोल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक आएगा। अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 0 है, किसी सोल्यूशन का पीएच 2 है, तो 0 पीएच वाला सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा और 2 सोल्यूशन वाला पीएच उसके रिस्पेक्ट में कम एसिडिक होगा। ऐसे ही अगर किसी सोल्यूशन का पीएच मान लो 4 आ गया और किसी का 6 आ गया, तो 4 वाला ज़्यादा एसिडिक है और 6 वाला उसके रिस्पेक्ट में कम एसिडिक है। ये ध्यान रखना अपने को कि जितनी लोअर वैल्यू पीएच की आएगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन हमारा होगा या एसिड उतना स्ट्रांग बनेगा। अब आगे आते हैं बेस की तरफ। इधर देखिए, अगर ये कलर आउट करता है तो मतलब वो बेस का नेचर दे रहा है, क्योंकि पीएच 7 से ज़्यादा जा रहा है। लास्ट में देखो, अगर 14 पीएच आया, ये कलर ऑप्ट हो रहा है तो पीएच 14 है, ये कलर ऑप्ट हो रहा है तो पीएच 13 है। अब इस बेस में जितना ज़्यादा पीएच आएगा वो सोल्यूशन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। अगर मान लो किसी सोल्यूशन का पीएच 13 है, किसी का 11 है, तो 13 वाला मोर बेसिक होगा, 11 वाला लेस बेसिक होगा। किसी सोल्यूशन का पीएच मान लो 11 आ रहा है, किसी का 9, तो 11 वाला मोर बेसिक होगा और 9 वाला लेस बेसिक होगा। ये चीज़ समझना है और आपको ये ध्यान रखना है कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर ज़रूर दिखाया गया है, लेकिन ये एक ही कलर की स्ट्रिप होती है, अलग अलग कलर की नहीं होती। ये बताना मैं चाह रहा हूँ कि अगर उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी सोल्यूशन में डाला और उसमें से इसमें से कोई भी कलर वो ऑप्ट करेगा तो उसके रेंज में उस सोल्यूशन का पीएच हमारे सामने आएगा, मतलब उस सोल्यूशन का पीएच उस रेंज में है। ये अपने एनसीईआरटी में भी स्ट्रिप बनी हुई है, एनसीईआरटी में भी इसको अच्छी तरह से समझाया गया है, आप लोग इसको भी देखना। अब इसके आगे हम जो है एसिड यानी पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है, हम लोग इस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अब इसके आगे देखा जाए इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये अपना पीएच का लास्ट पार्ट है। इसमें अपने एनसीईआरटी में इन्होंने ऐसे टॉपिक दे रखे हैं। सबसे पहला, प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। अब इसको देखो, अपने एनसीईआरटी में भी इसको इन्होंने पूरा क्लियर कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। प्लांट और एनिमल जितने भी हैं ये सब के सब पीएच सेंसिटिव है। कहने का मतलब मेरा ये है, आप सबको पता है कि अगर ज़्यादातर केस में जो अपनी सॉयल होती है ये हल्का सा स्लाइटली बेसिक होती है। अब एसिड रेन
कभी आता है अगर, तो एसिड रेन का पीएच सबको पता 5.6 से अगर बिलो पीएच होता है तो हम उसको एसिड रेन का नाम देते हैं। ऐसे केस में जो प्लांट स्पेशली हैं ये पूरी तरह से इफ़ेक्ट होने लगते हैं, क्योंकि प्लांट को भी ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच की ज़रूरत पड़ती है। पीएच में अगर ज़्यादा चेंजेस आएंगे तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, बल्कि यूँ मान लीजिए प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी या प्लांट सूख जाएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स स्पेशली आएंगी। ऐसे इसी तरह से आप और भी केस ले सकते हो। पीएच इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो आप लोगों ने बायो में काफ़ी कुछ पढ़ा है ज़्यादातर केस में। अपना जो माउथ से लेकर के स्टमक तक का जो मीडियम है सबको पता है एसिडिक मीडियम होता है। अब अगर मीडियम एसिडिक है तो पीएच 7 से बिलो आएगा। स्टमक में तो देखा जाए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम जो है HCl सेक्रेट होने की वजह से आता है। और स्टमक के आगे का जो मीडियम है स्मॉल इंटेस्टाइन या उसके आगे के जो मीडियम्स हैं वो बेसिक हैं, क्योंकि उसमें बाइल जूस मिल करके उस मीडियम को एसिडिक से बेसिक बना देते हैं। तो उस देखा जाए चूँकि माउथ से लेकर के स्टमक तक का जो डाइजेशन प्रोसेस है, जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, और स्टमक के आगे वाले जो स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके आगे वाले जो कह सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो बेसिक मीडियम में वर्क करते हैं। इसीलिए यहाँ पर एवरीडे लाइफ में पीएच का कितना देखो रोल है। स्पेशली कभी कभी आपने देखा ही होगा कि अगर हम लोग यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम से परेशान अगर हो जाते हैं, स्टमक में बहुत एसिड बन जाता है, तो उस केस में एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा या इनो या इस तरह का कोई प्रोडक्ट लेते हैं। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, स्पेशली ये बच्चों के अंदर देखो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जो हमारा मिल्क होता है, मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, और अगर उस लैक्टोज शुगर को देखा जाए जो जर्म्स होते हैं माउथ के अंदर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो लैक्टिक एसिड तो एसिड हमारा माउथ का मीडियम एसिडिक हो जाता है, और हमारा टूथ के अंदर जो सॉल्ट हैं कैल्शियम सल्फेट फास्फेट ये सब बेसिक नेचर के हैं। तो एसिड और बेस मिल करके एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और टूथ जो है टाइम से पहले ही डीके हो जाता है। इसी को देखा जाए पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। स्पेशली ये प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा आती है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तमाम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो रहते हैं, जो रेड कलर की आंट होती हैं, या कुछ ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, या हनी बी हैं, ये सब देखा जाए कभी अगर बाई चांस अपने को काट लेती हैं, या अपने को उनका जो पिन वाला एरिया होता है अगर वो थोड़ा सा चुभो देती हैं, तो अपने बॉडी में एसिड इंजेक्ट कर देती हैं। इससे अपने को पेन होता है, और जिस जगह पर वो काटती हैं वहाँ पर हल्की सी स्वेलिंग हो जाती है। इससे बचने के लिए हम कोई भी बेसिक मटेरियल जैसे लाइम या सोप, इन सब का किसी का यूज़ करके हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, सेफ़ रखते हैं। ऐसे प्लांट के अंदर भी देखा जाए, ऐसे भी काफ़ी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर कोई न कोई एसिडिक सब्सटेंस रहता है। अगर आप उसको हाथ से टच कर दीजिए तो आपके हाथ में खुजली सी होने लगती है, या पेन जैसा कुछ होने लगता है। तो ये सब आपने एनसीईआरटी में अच्छी तरह से अवेलेबल भी हैं, पैराग्राफ बना के, बहुत ईजी पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको कंप्लीट करना। अब इसके आगे जो हमारा अगला वीडियोज़ होगा आएगा, उसमें देखा जाए हम सॉल्ट और सॉल्ट से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो को आप लोगों को अगर एक बार में कोई दिक्कत आएगी तो एक बार आप लोग और देखना अच्छी तरह से, क्योंकि ये पीएच वाला टॉपिक अपने बड़े काम का टॉपिक है, और एनसीईआरटी की रीडिंग लगा करके इन सब टॉपिक को अच्छी तरह से समझना ज़रूर। थैंक यू।